for those who are absent, but I don't want this to be a habit. Right now, I'm going to, share my screen with you as well. And let's start with our inflation ka chapter. Once we are, on top of macro as well, हमारा काम बहुत easy हो जाएगा. Right. So, can you see my OneNote, मेरा बेटा? Can you see my OneNote? Can you see my screen? Hello? जी सर नजर आ रही है. Where is everybody? All right, wonderful. So बेटे अब मैं स्टार्ट करा रहा हूँ आपको, और क्योंकि बिकॉज ये रिवीजन है, how about from the book? नहीं, मैं ऐसे ही करा देता हूँ. Let's start with मैं important से ज़्यादा स्टार्ट करवा रहा हूँ. पहले मनी और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह मैं बाद में टच कर लूँगा. किसी ने मुझे बताया था कि क्या मैं दबाऊं कि बच्चा ऐड हो जाता है क्लास में? कंट्रोल टैब, व्हाट वी सेइंग? Somebody message me on the group. Okay, nobody's helping me out here, so I'm going to have to go back to admit. कंट्रोल टैब दबाने से विंडोज चेंज हो जाएगी इजीली. अच्छा, विंडो चेंज होने वाला कह रहे हो? ठीक है, चलें, वो तो फिर एक ही बात है. Right, let's move on to the OneNote thingy, and we were doing inflation. आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स अपनी रिवीजन थोड़ी सी करेंगे, और फिर मैं चाहूँगा, बिकॉज जो इंपॉर्टेंट है ना, इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज, उनका कम से कम आपको एक क्विक ओवरऑल दे दूं इन दिनों में, और हम पास पेपर्स पे जल्द से जल्द चले जाएं. ठीक है? इन्फ्लेशन जी, लेट्स स्टार्ट विद इट्स डेफिनेशन. इट इज ए परसिस्टेंट या कांस्टेंट, जो मर्जी लिखना चाहो, राइज, persistent rise in the general price level. तो आपने general price level जरूर लिखना है. Prices नहीं लिखना बेटे. हर चीज महंगी नहीं हो रही होती, कुछ चीजें सस्ती भी हो रही होती during inflation. So it's a persistent rise in the general price level. वो जो basket हम बनाते हैं ना, वो इस साल पिछले साल से महंगी हो जाए तो हम इसको inflation बोलते हैं. So हम over a period भी साथ में लगाएंगे. ठीक है जी. अब मैं आपको जुबानी दो चीजें बता रहा हूँ. एक है माइल्ड इन्फ्लेशन या क्रीपिंग इन्फ्लेशन, 2 to 3%. नॉट बैड फॉर द इकोनॉमी, इट्स एक्चुअली गुड फॉर द इकोनॉमी. एग्रीगेट डिमांड इज जस्ट अबव एग्रीगेट सप्लाई, तो ये अच्छी होती है इकोनॉमी के लिए. लेकिन फिर होती है हाइपर इन्फ्लेशन, 20%, 100%, थाउजेंड्स ऑफ परसेंट, इवन मिलियंस ऑफ परसेंट. वो वाली इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए बहुत बुरी होती है. So let's keep on moving now, bete. It's a persistent rise. Sorry, main चीज तो लिखना ही भूल गया. Persistent rise in the general price level over a period. हर चीज महंगी नहीं हो रही होती, लेकिन जो आपने बास्केट बनाई होती है representative goods and services की, वो पिछले साल से महंगी हो जाए तो हम कहते हैं जी इन्फ्लेशन है, महंगाई है. कोई कंफ्यूजन यहाँ पे मेरे बेटा? Okay. So let's move on to types या causes of inflation. इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं. टाइप्स या कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन. नाम बताओगे मुझे जल्दी से? हमने दो पढ़ी थी. डिमांड पुल और कॉस्ट पुश. अब्बास जुनैद. तो फर्स्ट वन इज जी डिमांड पुल इन्फ्लेशन. इसको देखते हैं. व्हाट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन? जैसा इसका नाम है वही इसका मतलब है. सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन को तसल्ली से समझते हैं जी. इट इज कॉज्ड बाय टू मच स्पेंडिंग. जब इकोनॉमी में कंज्यूमर स्पेंडिंग या इन्वेस्टमेंट वगैरह बढ़ जाए, टू मच स्पेंडिंग, ठीक है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड राइजेस बट एग्रीगेट सप्लाई कैन नॉट राइज एज मच. क्यों? एज वी आर क्लोज टू फुल एम्प्लॉयमेंट. फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स क्या है बेटे? हम अपने पीपीसी पे पहुंच गए हैं. फुल एम्प्लॉयमेंट, अपने पीपीसी पे पहुंच गए हैं या उसके पास पहुंच गए हैं. सप्लाई अब नहीं बढ़ पा रही. सो व्हाट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन जी? इट इज कॉज्ड बाय टू मच स्पेंडिंग व्हेन एग्रीगेट डिमांड राइजेस, लेकिन साथ में एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ सक रही उतनी, तो इन्फ्लेशन अकर होती है, बिकॉज हम अपनी फुल एम्प्लॉयमेंट के पास हैं. सो एनी इंजेक्शन in, ठीक है, any injection in any, sorry मैं वापस जाता हूं.
any of the components of aggregate demand causes demand pull inflation. जी अब मुझे कौन बताएगा 4 कंपोनेंट्स जो हमारे एग्रीगेट डिमांड के थे. एडी क्या क्या था? 4 कंपोनेंट्स थे, प्लस 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 करके हम लिखते थे. C plus I plus G X minus M. वेरी गुड. C प्लस I प्लस G प्लस ब्रैकेट में कर लेते हैं इसको X minus M. Now C stands for consumer spending, I stands for investment by firms, G stands for government spending और X minus M is net exports. Exports की वैल्यू में से imports वैल्यू निकाल दो. किसी में भी इंजेक्शन आ गया डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाएगी. क्लियर हो रहा है मेरे बच्चों या फर्दर थोड़ा सा बता दूं? अब मैं इसकी कॉजेज आपको बता रहा हूं, मुझे बताएं ये क्लियर हो गया है? ये चारों कंपोनेंट्स क्लियर हो गए मेरे बेटे? तो पहले हम सी के कॉजेज देखते हैं जी, यानी कंजम्पशन, कंज्यूमर स्पेंडिंग. ये क्यों बढ़ेगी? समथिंग I've done wrong. Yes, consumption. Right. कंजम्पशन राइज क्यों होती है जी? इसकी रीजंस हम देखना शुरू कर देते हैं. डायरेक्ट टैक्सेस डिमांड के फैक्टर्स. ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस अगर रिड्यूस हो जाएं, स्पेशली इनकम टैक्स, ठीक है, या प्रॉफिट टैक्स, फर्म्स के पास फिर इन्वेस्टमेंट का ज्यादा बन जाता है, इनकम टैक्स वगैरह कम हो जाएं तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है. बट डिस्पोजेबल इज आफ्टर टैक्सेस एंड रियल इज बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइसेस. रियल इनकम का ताल्लुक इन्फ्लेशन से है. सो अगर डायरेक्ट टैक्स कम करे गवर्नमेंट, लोगों के पास पैसा ज्यादा बच जाता है, वो स्पेंड ज्यादा करते हैं, कंजम्पशन में इंजेक्शन आता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है. अगर सप्लाई ना बढ़ सके तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन. किसी को यहां प्रॉब्लम? डायरेक्ट टैक्सेस जी. उसके बाद वैसे ही किसी वजह से इनकम्स बढ़ जाएं, ठीक है, मैं साथ ही करता जाता हूं जी, पॉपुलेशन बढ़ जाए, वही डिमांड के फैक्टर्स हैं मेनली. पॉपुलेशन राइज, उससे भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है. इसके अलावा जी क्या उसका नाम है आपकी, इसको बोलते हैं, नहीं अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, वैसे किया तो हमने सारा हुआ है, चलिए मैं यहीं पे करवाता हूँ. पॉपुलेशन राइज, एक्सचेंज रेट पे हमने जरा थोड़ा सा टाइम लगाना है. एक्सचेंज रेट, डेप्रीसिएशन या डीवैल्यूएशन. डेप्रीसिएशन इज जब वो ऑटोमेटिकली हो रही होती है मार्केट फोर्सेस से, डिमांड सप्लाई से. एंड डीवैल्यूएशन जब गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट वगैरह यूज करके, रिजर्व्स यूज करके उसको नीचे करती है. तो ये कंजम्पशन राइज होने की कुछ वजह थी. डायरेक्ट टैक्सेस का कम होना, इनकम्स का बढ़ना, पॉपुलेशन का बढ़ना, एक्सचेंज रेट्स का कम होना या डीवैल्यू करना गवर्नमेंट का उसको. इन सब से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी क्योंकि कंजम्पशन बढ़ रही है, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ रही है, उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है. और इसके रिजल्ट में एग्रीगेट डिमांड rises if aggregate supply यानी total supply of goods and services does not rise, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाती है जी. तो इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम, ये हमारा कंजम्पशन के हवाले से था. अब जी इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट आय को हम देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं. इन्वेस्टमेंट, राइट. इन्वेस्टमेंट एक मुल्क में क्यों बढ़ती है? लेट्स से फ्यूचर कॉन्फिडेंस हो गया है फर्म्स को, उनको लग रहा है कि जी अब कोविड खत्म हो गई है, हालात अच्छे हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस फ्यूचर का राइज हो जाए, या गवर्नमेंट सब्सिडीज दे दे कैपिटल इक्विपमेंट खरीदने पे, ठीक है, गवर्नमेंट उनकी हेल्प कर दे, या क्या उसको बोलते हैं आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की इंप्रूवमेंट हो जाए, उससे भी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम होती है, बिजनेसेस को ग्रो करने में मौका मिलता है. ये सप्लाई के फैक्टर्स हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी improvement will also cause investment to rise. All of that will cause
इन्वेस्टमेंट राइजिंग, इन्वेस्टमेंट इज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, और इसके रिजल्ट में फिर एग्रीगेट डिमांड राइज होगी। अगर एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ सकी तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन। किसी बच्चे को अभी तक कोई कंफ्यूजन इस कॉन्सेप्ट में? फिर जी यही चीज है गवर्नमेंट स्पेंडिंग की। गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात करते हैं। गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या है जी? मोर नीड फॉर मेरिट एंड पब्लिक गुड्स। मेरिट गुड्स वर एजुकेशन, हेल्थ केयर, जिनमें इंफॉर्मेशन फेलियर होता है, गुड्स, और या फिर पब्लिक गुड्स, तो गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ाएगी पब्लिक गुड्स। अलावा पॉलिटिकल रीजन से गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ा दे, रीजन से, या फिर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जरा याद कीजिएगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेस के डिसीजन। गवर्नमेंट टैक्स कम करती है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाती है अपनी। सो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी विल आल्सो कॉज इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एंड एज अ रिजल्ट आपकी डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ सकती है अगर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ना बढ़ सके। गाइस गॉट इट टोटली? ये तीनों समझ आ गए हैं? प्लीज आई नीड सम रिट्रेशन, ताकि मैं आखिरी वाला करा के आपको इसके ग्राफ कराऊं और हम कॉस्ट पुश पे मूव करें, फिर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। अगेन जी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या थी बेटे? It is caused by too much spending. When aggregate demand rises, but aggregate supply cannot rise as much as we are close to full employment. हम अपने PPC के पास पहुंच गए, अब मजीद सप्लाई नहीं बढ़ सकती, इनकम्स बढ़ी और पैसा डिमांड बढ़ी, तो सिर्फ डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगी, महंगाई होगी, चीजें नहीं बढ़ सकेंगी। इंजेक्शन इन एनी ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड कॉजेज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्या कंपोनेंट्स हैं जी? C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। कंजम्पशन C है, कंज्यूमर स्पेंडिंग हमारी, ये क्यों राइज करेगी? इनकम टैक्स वगैरह, डायरेक्ट टैक्सेस कम हो जाए, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, बढ़ जाए, पॉपुलेशन मुल्क में बढ़ जाए, एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट होने से हमारा जो है, हम ज्यादा क्या उसको बोलते हैं, आपकी जो बाहर की गुड्स हैं आपको महंगी लगती है, इंपोर्ट्स आप कम करते हो, लोकल गुड्स ज्यादा खरीदते हो, तो उसकी वजह से भी कंजम्पशन बढ़ती है और एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। फिर मजीद रीजन जी डिमांड पुल इन्फ्लेशन की, इन्वेस्टमेंट का बढ़ना, चाहे गवर्नमेंट सब्सिडी दे या वैसे फर्म्स को फ्यूचर कॉन्फिडेंस आ गया, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुआ तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट ज्यादा की, या गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी है, मेरिट गुड्स पे गवर्नमेंट लगाया, एनीथिंग लाइक दैट विल कॉज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब आखिरी वाला कौन सा इसमें है जी? X माइनस M यानी नेट एक्सपोर्ट्स, इसको भी देख लेते हैं। इसमें मेन जो फैक्टर है दैट इज exchange rate depreciation. We'll take our time to understand this. सबसे पहले जी exchange rate depreciation. Exchange rate depreciation या devaluation. Depreciation is automatic through demand and supply, या फिर अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन करके कर रही है तो devaluation इसको बोलते हैं, या गवर्नमेंट रिजर्व्स एंड इंटरेस्ट रेट यूज करके करती है। इससे क्या होता है, हमारी एक्सपोर्ट्स, मुझे आप लोग बताएंगे, एक्सपोर्ट प्राइसेस हमारी चीपर होंगी अगर हमारा एक्सचेंज रेट नीचे जाता है, या क्या होगा? जैसे रुपी इस वक्त नीचे है, हमारी एक्सपोर्ट्स बाहर वालों को कैसी लगेंगी? सस्ती? बताएं मुझे somebody. Yes, cheaper. Export prices will be cheaper. So अब मुझे बताएं जी डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएगी मेरा बेटा? तो डिमांड फॉर एक्सपोर्ट राइज, ठीक है। और अगर इलास्टिक डिमांड थी तो एक्सपोर्ट से जो हमें रेवेन्यू आना है वो भी राइज हो गया, मुल्क में पैसा ज्यादा हो गया, रेवेन्यू राइज हुआ एक्सपोर्ट से। दूसरी साइड मुझे बताएं जी, एक्सचेंज रेट नीचे गया, इंपोर्ट प्राइसेस, लेट्स से फैजान अली, इंपोर्ट प्राइसेस हमें क्या लगेंगी? महंगी। रुपया नीचे गया है, हमें बाहर वाली गाड़ियां महंगी लग रही हैं आजकल, या क्या हो रहा है? सर एक्सपेंसिव लगेगी ना इंपोर्ट समय पे। यस, उसके रिजल्ट में डिमांड फॉर इंपोर्ट्स ठीक है, फॉल्स,
ठीक है, Yes, sir. इंपोर्ट एक्सपेंडिचर फॉल्स ओवरऑल हमारा x माइनस m, राइज हुआ, इंजेक्शन आया उसमें, एग्रीगेट राइज हुई, और अगर सप्लाई नहीं बढ़ सकी एग्रीगेट तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ गई. टोटली क्लियर ऑन दिस कैनवस व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट डिमांड पुल इन्फ्लेशन. Anybody, any confusion बेटे प्लीज? ओके, अब आखिरी चीज इसका ग्राफ करते हैं, फिर हम कॉस्ट पुश वाली आराम से और जल्दी से कर सकेंगे बिकॉज वो बहुत आसान है इससे. राइट जी, सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर डिमांड पुल इन्फ्लेशन. ये आप लोगों को मुझे याद है कि थोड़ा सा तंग करता था ग्राफ. इट इज नथिंग, अब इंशाल्लाह A2 की मुश्किल नहीं लगेगी. इधर वही बेटे प्राइस, पूरी मैक्रो का ग्राफ है तो प्राइस लेवल आएगा इंस्टेड ऑफ प्राइस, और इधर क्वांटिटी की जगह पे रियल जीडीपी. अगर रियल याद ना रहे तो खाली जीडीपी भी रख सकते हैं. अब ये वही वाली बात बेटे, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई पहले परफेक्टली इलास्टिक, फिर जब हम पीपीसी के पास पहुंच गए हैं सप्लाई बढ़ाना मुश्किल हो रहा है, इनइलास्टिक, और जब हम पीपीसी पे पहुंच गए हैं तो परफेक्टली इनइलास्टिक. ठीक है, अब अगर एग्रीगेट डिमांड हमारी बढ़ती है, ये प्राइस लेवल और ये हमारा जीडीपी, इसको लिखना तो वाई चाहिए, नेशनल इनकम है, लेकिन आप क्यू भी लिख सकते हो. तो कोई देखो, अब सिर्फ जीडीपी बढ़ रहा है y0 से y1 एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से, लेकिन प्राइस लेवल नहीं बढ़ रहा. लेकिन जब हम इनइलास्टिक पार्ट्स में आते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट के पास, तो देखो प्राइस लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है और जीडीपी अब रिलेटिवली कम बढ़ता है. उसके बाद देखना सिर्फ प्राइस लेवल बढ़ रहा है और जीडीपी नहीं बढ़ रहा. समझ रहे हैं मेरा बेटा? So that is what I was saying. If aggregate demand rises but aggregate supply cannot be increased, only then demand pull inflation occurs. किसी को एग्जाम में इसका प्रॉब्लम आ रहा और बेसिक डिमांड पुल इन्फ्लेशन का बनाना है तो आप इधर एग्रीगेट डिमांड लिखें, इधर एग्रीगेट सप्लाई शॉर्ट रन वाली बनाएं, प्राइस एंड क्वांटिटी लिखें, एग्रीगेट डिमांड को बाहर शिफ्ट करें, प्राइस लेवल ऑटोमेटिकली आप हो जाएगा और साथ में क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा. बस इधर प्राइस लेवल लिखना है और इधर जीडीपी लिखना है. बट दिस इज प्रेफर्ड. समझ आ गया मेरे बेटे? किसी को कंफ्यूजन? दिस इज द एंड ऑफ योर डिमांड पुल इन्फ्लेशन. आई विल मूव फॉरवर्ड. अगर आप में से कोई नहीं बोलेगा, अगर किसी ने पूछना है तो ऑफ कोर्स यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चंस. नथिंग. तो अब हमारे हैं बेटे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. नाम भी देखे और इनके आपको नामों से ही अंदाजा हो जाएगा. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होती है जी? caused by an increase in cost of production, cost of inputs. It is caused by, वो cause हुई थी डिमांड बढ़ने से, ये cause हो रही है सप्लाई कम होने से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से. तो वापस आते हैं जी. इट इज caused by an increase in the cost of inputs. इनपुट्स क्या होती हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल वगैरह. यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट, हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन महंगे हो जाएं तो कॉस्ट बढ़ जाती है. तो इट्स कॉज्ड बाय इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इनपुट्स या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. एग्रीगेट सप्लाई फॉल्स एंड प्राइस लेवल यानी महंगाई राइजेस. राइट जी. तो ये दूसरी इन्फ्लेशन है. इसमें वही सप्लाई के सारे फैक्टर्स मैं अभी बात करना शुरू कर देता हूं जी. हम सारे फैक्टर्स की बात करते हैं. लेबर की कॉस्ट क्यों बढ़ेगी? अगर वेजेस राइज हो जाएं ट्रेड यूनियन की वजह से, चाहे कोई और फैक्टर बीच में है, गवर्नमेंट मिनिमम वेज लॉ लगा दे तो वेजेस राइज होने से ऐसे होगा. नंबर 2, कोई इनडायरेक्ट टैक्स लग जाए. ये क्लियर रखिएगा बेटे. इनडायरेक्ट टैक्सेस आर सप्लाई फैक्टर सच एज जीएसटी. अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस राइज होते हैं तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, एग्रीगेट सप्लाई कम होती है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आती है. ठीक है. फिर इसके अलावा अगर रिमूव कर दी गवर्नमेंट ने सब्सिडी, सब्सिडी रिमूव करने से भी वही इफेक्ट आता है जो टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स लगाने से आता है. फिर जी नेचुरल डिजास्टर्स, कोई अर्थक्वेक वगैरह है, ये जो पेंडेमिक आई है इससे सारी दुनिया की एग्रीगेट सप्लाई कम हुई है. नेचुरल डिजास्टर्स से भी सप्लाई कम होगी, एग्रीगेट सप्लाई, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगी. जितने भी फैक्टर्स आप सप्लाई के सोचे जाएंगे उसमें इसकी रीजन बनती जाएगी. वन ऑफ द रीजन दैट इज कॉमन इज
एक्सचेंज रेट्स, डेप्रीसिएशन। मुझे कौन बताएगा कि अभी हमने सारा पढ़ा है, एक्सचेंज रेट डेप्रीसिएशन होने से हमें इंपोर्ट्स महंगी पड़ी, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स की कॉस्ट बढ़ी, एग्रीगेट सप्लाई कम हुई, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसका बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम है बेटे, शॉर्ट रन वाला। इधर आ गया जी प्राइस लेवल और इधर आ गया जीडीपी। आपने लगाया जी एक एग्रीगेट सप्लाई, एक एग्रीगेट डिमांड, जहां इकट्ठा हुआ इक्विलिब्रियम बना। नेशनल इनकम पहले थी जी, ये प्राइस लेवल था और ये जीडीपी था। चाहे Q0 लिखना, इट्स ओके। एग्रीगेट सप्लाई कम हुई बिकॉज ऑफ राइज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस लेवल बढ़ा और जीडीपी हमारा कम हो गया। तो ये ज्यादा बुरी है, इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी कॉज होती है। सो एनीबडी, एनी कंफ्यूजन ओवर both types of inflation, please ask me right now. जी सर No वो आप confusion? LRES वाले सर आप वो LRES वाले ग्राफ को जरा फिर से एक दफा बता सकते हैं? मैं रियल आपको दोबारा जीडीपी वाले। समझाता हूं। ये देखो, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का क्या होता है बेटे, पहले परफेक्टली इलास्टिक, हम अपने पीपीसी के अंदर हैं, हम आसानी से सप्लाई बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर अपने पीपीसी के पास आ जाते हैं, ये थोड़ा सा इनइलास्टिक हो जाता है। फिर पीपीसी पे पहुंच जाते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाता है। तो अगर तो एग्रीगेट डिमांड यहां बढ़ी थी तो प्राइस लेवल नहीं बढ़ेगा, लेकिन जब इनइलास्टिक पार्ट्स में फुल एम्प्लॉयमेंट पे जाके एग्रीगेट डिमांड बढ़ी तो फिर प्राइस लेवल ज्यादा बढ़ेगा और जीडीपी कम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। क्लियर हो गया? यस ठीक है। हाँ, ये हमने कई बार डिस्कस किया था। अब ये समझो एक फैक्ट्री है, अगर उसकी आधी मशीनें खाली पड़ी हैं तो वो आसानी से सप्लाई बढ़ा सकती है, ठीक है। जैसे कंट्री में भी ऐसे होता है, अगर लैंड लेबर कैपिटल अवेलेबल है तो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई आसानी से बढ़ सकती है, परफेक्ट इलास्टिक है। लेकिन जब हम अपने पीपीसी के पास पहुंच गए, वो इनइलास्टिक होना शुरू हो जाती है और इन्फ्लेशन तभी आती है जब सप्लाई डिमांड के साथ कैचअप ना कर सके, ठीक है। बिकॉज आई नो मेन थिंग इज डूइंग क्वेश्चंस, तो मैं आपको यहाँ पे जल्दी से क्वेश्चन 2 करवा रहा हूँ ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल फुली क्लियर हो जाए। राइट जी, पहला क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ जी 8 मार्क्स का। इसमें 8 मार्क्स के नॉर्मली आते हैं, लेकिन सर जरा ऊपर कीजिएगा, मैं स्क्रीनशॉट ले लूं सर। आप ले लें यहां तक। जी सर ठीक है, बस ले ली। रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आपको शेयर कर दूंगा एक्सेस, आप सब सुन सकोगे, देख सकोगे ये। और मैंने आपकी फेसबुक पे भी आज नई वीडियो पोस्ट करना लगा दी है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन वो लग जाती है। राइट जी, क्वेश्चन है जी, अब एक मैं क्वेश्चन आपको जनरल करवा रहा हूं, एक्सप्लेन how an increase in money supply and an increase in indirect taxes can cause different types of inflation, ठीक है। एक हमने बात की जी मनी सप्लाई बढ़ रही है और दूसरी इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ रहे हैं। 8 मार्क का क्वेश्चन है कि ये डिफरेंट टाइप की इन्फ्लेशन कैसे कॉज करता है जी। अब मुझे जरा जल्दी से बताएं मेरा बेटा, किसको क्लियर है कि मनी सप्लाई बढ़ने से कौन सी इन्फ्लेशन आएगी? डिमांड पुश। डिमांड पुल, नॉट डिमांड पुश, डिमांड पुल, ठीक है, वेरी गुड। और इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, अभी हमने ऊपर देखा, इससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगी। ठीक हो गया ना? तो सबसे पहले हमारी की टर्म्स क्या है बेटे? इन्फ्लेशन। तो हमने डिफाइन करना है फॉर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग इन्फ्लेशन को, और बेस्ट इज यहीं पे डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश दोनों को साथ में ही डिफाइन कर दो। मैं जुबानी कर रहा हूं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय राइज इन एग्रीगेट डिमांड व्हेन स्पेंडिंग राइजेस एक्सेट्रा। एनी कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड increases and aggregate supply cannot, demand pull inflation occurs, and cost push inflation ऊपर ही लिखा हुआ, it's caused by increase in the cost of inputs या cost of production, aggregate supply and price level rises। ठीक है बेटे, aggregate supply falls and price level rises। तो ये आपके 2 मार्क्स यहाँ पे आ चुके हैं। कुछ बच्चे indirect taxes को भी यहाँ डिफाइन कर देंगे, these are taxes imposed on purchase of goods and services
प्रोड्यूसर कैन पास देम ऑन टू द कंज्यूमर, यू नो, कुछ इस बारे में बात लिख लो, जीएसटी वगैरह, ठीक है। अब मुझे बताएं एप्लीकेशन के लिए हम पहली बात करेंगे 3 मार्क्स फॉर मनी सप्लाई का बढ़ना और उससे अनपुल इन्फ्लेशन का बढ़ना, ठीक है। How many of you feel confident that you can get 3 marks here? None of you are confident? That means silence का मतलब ये है मुझे। Are you confident that you can? Yes, बेटे। आ जाएंगे 3 मार्क्स। Good enough. So how would you do it? पहले तो थोड़ा सा बता दो मनी सप्लाई। Money supply increased by government printing more notes or you know, buying what's it called, more उसे क्या कहते हैं, sorry, बाहर से लोन लेके हम पे स्पेंड कर दें। Any such reason will increase money supply. मनी सप्लाई बढ़ेगी, उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी बिकॉज कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट वगैरह बढ़ेगी, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ी और साथ में एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ सकी। अगर ये वाला डायग्राम बना दो, रिक्वायर्ड नहीं है, तो सोने पे सुहागा और आपको ऑल 3 मार्क्स इजीली मिल गए। इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा बस, ठीक है बेटे। किसी को यहाँ प्रॉब्लम? जी वेजेस का मेंशन नहीं कर सकते आप? सॉरी सर यहाँ पर वेजेस का मेंशन नहीं कर सकते? सैलरीज जो इंक्रीज होंगी वहाँ। नहीं, मनी सप्लाई इज नॉट टू डू विद सैलरीज। ओके, हाँ, सैलरीज बढ़ने से तो कॉस्ट पुश मनी इन्फ्लेशन सप्लाई इन द कंट्री उसकी बात हो रही होती है ना, कि मतलब लाइक कंट्री में कितना मनी सप्लाई आ रहा है। हाँ, मुल्क में मनी कितनी है, देखो उसकी रीजंस बढ़ने की क्या है, अभी आपने A2 में बहुत डिटेल में पढ़ना है। सेंट्रल बैंक जब ज्यादा नोट छाप दे तब ऐसा होता है। गवर्नमेंट बाहर से IMF वगैरह से लोन लेके अपने मुल्क में स्पेंडिंग बढ़ा दे तब ऐसा होता है, ठीक है। या एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट से ज्यादा हो जाए तब मुल्क में पैसा बाहर से ज्यादा आ जाता है, तो मनी सप्लाई बढ़ती है, ठीक है। उससे कंजम्पशन बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, पैसा ज्यादा हुआ ना, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी। और अगर एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ सकी तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन 3 मार्क्स। यू वांट मी टू राइट इट डाउन? मैं एक और क्वेश्चन करवाने के चक्कर में जरा जल्दी में था, मुझे बता दें, अगर क्लियर नहीं है तो मैं लिख देता हूं। क्लियर है। ओके, वंडरफुल। फिर एप्लीकेशन में आखिरी 3 मार्क्स जी, इनडायरेक्ट टैक्सेस से कॉस्ट पुश कैसे है? सॉरी बेटे, गो अहेड। मनी सप्लाई में सर हम लोग वो एक्सचेंज रेट का लेके, तो उसके हिसाब से जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स पे असर होगा वो हम बताएंगे। एब्सोल्युटली। लेकिन बेटे क्वेश्चन ये नहीं है कि मनी सप्लाई कैसे बढ़ रही है, क्वेश्चन ये है कि मनी सप्लाई बढ़ने से कौन सी टाइप की इन्फ्लेशन आ रही है। तो आप मनी सप्लाई का सिर्फ क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छा आंसर करने के लिए आप लिख रहे हैं, यू वोंट गेट मार्क्स देयर। आप कहें मनी सप्लाई राइजेस से मोर प्रिंटिंग ऑफ नोट्स बाय द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग मोर बाय गेटिंग अ लोन फ्रॉम ओवरसीज, बस। फिर उससे बताएं कि एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज मनी सप्लाई पीपल्स इनकम्स विल राइज, firms will have more money to spend, consumption and investment will rise, causing aggregate demand to rise. If aggregate supply cannot rise because we're on full employment, demand pull inflation will occur. आपका requirement ये है, वो ये नहीं पूछ रहा why money supply is increasing, वो कह रहा है how an increase in money supply is causing inflation. ठीक है ना मेरा बेटा? ओके सर। Your argument was correct, but उसके मार्क्स नहीं है। अब जी मुझे तलाल आप बता दो, इनडायरेक्ट टैक्सेस से कैसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आती है, जल्दी से बता दो 3 मार्क्स के लिए। सर इनडायरेक्ट टैक्स से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, जिसकी वजह से जो फर्म्स हैं वो कंज्यूमर्स को ज्यादा वो महंगी पड़ेंगी, जिसकी वजह से सप्लाई कम करेंगे वो, yes. और उसकी वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, दैट इज इट। इनडायरेक्ट टैक्सेस रेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। Producer pass on some of the burden to consumers in form of high prices, aggregate supply falls, and as can be seen in the figure, जो figure बना हुआ है, fall in aggregate supply will cause rise in price level. It will also cause unemployment, etc. This is the end of your answer. किसी को किसी किस्म का मसला? I'm rushing because I've already done these things with you. सर ये एक बार दोबारा जरा समझा दें, एक बार दोबारा गो थ्रू करवा दें। श्योर बेटे, मुझे बताओ इनडायरेक्ट टैक्स जब लगते हैं, ठीक है, उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है ना? जी सर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से सप्लाई कम होती है ना, जैसे ऊपर वाले ग्राफ में देखो तो इसमें एग्रीगेट सप्लाई लेफ्ट पे शिफ्ट हो रही है। उसके रिजल्ट में प्रोड्यूसर कुछ प्राइस बढ़ा देंगे बिकॉज उनकी कॉस्ट बढ़ी थी,
कुछ हिस्सा कंज्यूमर देगा, कुछ प्रोड्यूसर, एज अ रिजल्ट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ रही है। जुनेद लिख दूं अगर नहीं समझ आ रहा? नहीं सर, आगे आप बता दें, आ रहा समझ सर। बस यही था, आपने लिखना है indirect taxes such as general sales tax या VAT will increase cost of production for producers, supply aggregate supply will reduce, as a result price level will rise causing cost push inflation। ठीक है ना? ठीक है सर, हो गया क्लियर That's सर। it। अरे और ये ग्राफ बना दीजिएगा, इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि as aggregate supply shifted from AS to AS1, price level rises from P0 to P1 and GDP falls from Y0 to Y1। That is it। ठीक है? अब एक आखिरी क्वेश्चन आपसे करके मैं आज की क्लास खत्म कर रहा हूं। I've got a seminar to attend। ओके, अब ये थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे सॉल्व करवाओ। क्वेश्चन है, ये भी 8 मार्क का बेटे। एक्सप्लेन, ये आपको सेक्शन ए में बड़ी हेल्प करेगा, अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं। हाउ ए डेप्रीसिएशन या डिवैल्यूएशन, वो कहे डेप्रीसिएशन ऑफ लेट्स से पाकिस्तानी रूपी, हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी करते हैं। पाकिस्तानी रूपी, मैं पाकिस्तानी की स्पेलिंग गलत करती है, नहीं मुझे पी छोटा है। पाकिस्तानी रूपी कैन कॉज बोथ डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नाउ सबसे पहले तो मुझे नॉलेज के लिए बताओ, हमने क्या क्या एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। ठीक है जी, बताएं मुझे। 8 मार्क का क्वेश्चन है। की टर्म्स देखें, हमने नॉलेज और डेप्रिसिएशन। हाँ, डेप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट इज व्हेन अ करेंसी कैन बाय लेस ऑफ अनदर, इट्स वैल्यू हैज रिड्यूस्ड। डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन डिफाइन करनी है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज व्हेन aggregate demand rises but aggregate supply cannot be risen because of full employment, and cost push inflation is when cost of inputs या cost of production rises and price level rises due to fall in aggregate supply। ये आपके 2 मार्क्स आ गए नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के। किसी को इनमें से डेफिनेशन में कंसेप्चुअल प्रॉब्लम याद करने की नहीं, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम तुम ये बताओ। डिफाइन एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन, डिमांड पुल inflation and cost push inflation। मैं टाइम बचाने के लिए जल्दी से लिख रहा हूं। तो आपने ये 3 डेफिनेशंस दे दी। अब जी, एक्सचेंज रेट डेप्रीशिएट होने से, पाकिस्तानी रूपी के डेप्रीशिएट होने से मुल्क में डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्यों आएगी? मुझे कोई बता दे। अबीहा अगर है तो आप बता दें, अगर बिस्मा है, कोई बच्चा मुझे एक बता दे। रूपी के डेप्रीशिएट होने से, एक्सचेंज रेट के डेप्रीशिएट होने से डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैसे आती है? एक्सपोर्ट्स की प्राइसेस से लिंक करें। एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएंगी। क्यों? डेप्रीशिएशन विल कॉज एक्सपोर्ट्स प्राइसेस टू कम हो जाएंगी सर प्राइसेस एक्सपोर्ट्स की, तो डिमांड उसकी बढ़ जाएगी। और अगर इलास्टिक डिमांड ज्यादा हो जाएगी, रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ये जरूर लिखना है कि डिमांड वाज इलास्टिक फॉर एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट रेवेन्यू विल राइज एंड एज अ रिजल्ट एग्रीगेट डिमांड विल राइज। इफ एग्रीगेट सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, डिमांड पुल इन्फ्लेशन विल अकर। दैट इज इट। अब इंपोर्ट से लिंक करके एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन का कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मुझे कोई बच्चा बता दे। हमारी करेंसी डेप्रीशिएट हुई है, इंपोर्टेड गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स क्या हो जाएंगे? तसल्ली से सोच के बताएं। महंगे हो जाएंगे। बोलते जाएं उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे क्या असर पड़ेगा? एग्रीगेट सप्लाई पे, और फिर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाएगी। थोड़ा बताएं मुझे प्लीज, लिंक बनाएं पूरा। We've done it few times बच्चों, प्लीज। Exchange rate depreciation will make imports expensive. Firms importing raw materials and components will experience increase in cost of production. As a result, aggregate supply will fall, causing cost push inflation. समझ आई बात या नहीं? एक सेकंड के लिए think of yourself as businessmen
आप बाहर से कोई रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे थे, लेट्स से कोई मेडिसिन जो आपकी फाइनल मेडिसिन का हिस्सा है, तो वो जो लिक्विड केमिकल आपने बाहर से मंगवाना था वो महंगा हो गया, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी, जो आप दवाइयां बना रहे हैं उसकी कॉस्ट बढ़ी ना, सप्लाई कम हुई, कॉस्ट बढ़ी, प्राइस बढ़ गई, यही कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। So who will repeat the full answer of cost push inflation here, please? Exchange rate depreciation के साथ. Someone please take the responsibility. That's sad, bete. Come on, Manur Yazdani, please try, bete. जी बेटे, आपका माइक बहुत खराब है, आई एम सो सॉरी, आई कांट हियर यू। जी बोले प्लीज, आई कैन नॉट हियर यू। एनीवन प्लीज क्विकली फिनिश इट। मैं नहीं चाहता कि आपको एंड तक स्पून फीड करूं। चलें जी, एक्सचेंज रेट depreciation will cause imported goods and raw materials become expensive. ये कॉन्सेप्ट आसान सा है, क्यों नहीं आप लोगों को समझ आ रहा? Will become expensive. This will increase cost of production or domestic या local firms. Aggregate supply, sorry नीचे आना चाहिए. Aggregate supply will reduce, causing prices या price level कर लेते हैं, price level to rise. Inflation आ गई, cost push inflation occurs. I think you all know it somehow. मुझे नहीं समझ आ रहा कि why you're unable to explain it right now. Inflation occurs. जी बेटे जुनैद, समझ आया मेरा बच्चा? फैजान अली? जी सर। ओके, फिर क्यों नहीं बोल रहे थे बच्चे? कोई ना कोई तो बताता ना यार। मैं एक बार क्विक रिकैप दे रहा हूँ बेटे। उसने पूछा डेप्रिसिएशन हुई है करेंसी की, पाकिस्तानी रुपी की, तो दोनों डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कैसे आ सकती हैं? तो पहले हमने डिफाइन किया एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन को। एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन इज व्हेन वन करेंसी कैन बाय लेस ऑफ अनदर करेंसी, इट्स वैल्यू हैज गॉन डाउन. Demand pull inflation is when aggregate demand rises due to increased spending, etc., and aggregate supply cannot increase because we're on full employment. Cost push inflation is when input costs rise, cost of production rises, and price level rises. Exchange depreciation will cause imported goods and raw materials to become expensive. This will increase cost of production for domestic firms. As a result, aggregate supply will reduce in the country, price level will rise, cost push inflation will occur. ग्राफ बनाना चाहो तो aggregate supply को लेफ्ट पे शिफ्ट करके बना दें. Any problems, guys? No sir. आपसे जुबानी पूछ रहा हूँ, एंड दिस टाइम जिस बच्चे का नाम लूँ प्लीज एस्केप नहीं करना. मैं स्क्रीन खत्म कर रहा हूँ आपकी, मैं देख रहा हूँ कौन कौन बच्चे हैं और मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. प्लीज डोंट लीव द मीटिंग. ओह, सो मेनी हैव ऑलरेडी डन. चलें, आहद इस्लाम आपसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. प्लीज टर्न ऑन योर माइक एंड आंसर मी. वो आपको जनरल क्वेश्चन पूछ रहा है. हाँ, आपको जनरल क्वेश्चन पूछ रहा है. एक्सप्लेन व्हाई डिमांड पुल इन्फ्लेशन occurs in a country. 8 marks. सिंपल सा क्वेश्चन है. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? नॉलेज के लिए क्या क्या चीजें डिफाइन करेंगे? सर मैं सबसे पहले डिमांड पुल इन्फ्लेशन को करूंगा एक्सप्लेन. और दूसरे मार्क के लिए खाली, ठीक है ना? सॉरी सर आपकी आवाज चली गई थी. हाँ, खाली इन्फ्लेशन को पहले डिफाइन कर देना क्योंकि हमने 2 मार्क्स लेने होते हैं डिमांड. ठीक है? ठीक है सर. तो दोनों डेफिनेशंस आती हैं आहद? यस सर. चलें, गुड इनफ. सिर्फ याद रखना डिमांड पुल में आपने बात जरूर करनी है
जी when aggregate demand rises due to any of the components of aggregate demand increasing, C plus I plus, ये जरूर लिख देना, G plus X minus M. यस सर ये बताएं. Constant rise in general price level. अब कोई 3 रीजन बता दो वैलिड वाली डिमांड पुल इन्फ्लेशन की और हमारा आंसर सही हो जाएगा. उसको एक्सप्लेन करना आपने है. मुझे पहली रीजन बताएं क्यों डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगी. सर मुझे सोचने में. टेक योर टाइम. हमने 4 हिस्से C plus I plus G plus X minus M. किसी को भी टारगेट करोगे सही तरीके से तो आंसर सही हो जाएगा. सर इसमें ये हो सकता है कि अगर हमारे जो मुल्क की एक्सचेंज रेट है उस पर अगर फर्क पड़े तो उससे आ सकती है डिमांड. फर्क नहीं, डेप्रिसिएशन हो तो. डिप्रिसिएशन सर अगर हो उसकी तो उससे आ सकती है डिमांड पुल इन्फ्लेशन. क्यों? बिकॉज हमारी एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगी? शाबाश, तसल्ली से पूरा बोलो. सर वो एक्सपोर्ट सस्ती हो जाएंगी इसीलिए अगर डिप्रिसिएशन है. डिमांड बढ़ेगी और अगर इलास्टिक डिमांड थी तो एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ेगा, उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी. यही और बात. आय नहीं बढ़ सकी तो तब इन्फ्लेशन. ये पूरा एक्सप्लेन करना होता है. गॉट इट? शाबाश. यस सर ठीक है. राइट, आप बंद कर दो. बिस्मा एक रीजन आप बता दो डिमांड पुल इन्फ्लेशन की मेरा बेटा. बिस्मा प्लीज टर्न ऑन योर माइक और एक रीजन डिमांड पुल इन्फ्लेशन की आप एक्सप्लेन कर दे मेरा बेटा. Okay, Faizan Ilyas, can you do that, मेरे बेटे? Any reason for demand pull inflation? Well explained. And this is what I hate about the online classes. Kids do not turn on their mics. Okay. Maurice, can you turn on your mic, मेरा बेटा? Or I think you had issues actually. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Maurice, go ahead, please. Go ahead. Investment. हाँ, इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ेगी उसका बैक में रीजन दो. क्या फर्म्स के लिए. Yes, very good. That's the way to go. Subsidies, future confidence. Subsidies. Yes. और सर इसमें वो हो सकता है एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन. वो भी ठीक है लेकिन उससे एक्सपोर्ट्स वाला पार्ट है तो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट नहीं आएगा ना. ठीक है, चलें ठीक है. थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करो कि जी इन्वेस्टमेंट बढ़ी है ड्यू टू सब्सिडीज एक्सेट्रा, उससे क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड हमारी ज्यादा. पूरा बोलो. क्यों इन्फ्लेशन आएगी एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से? एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन क्यों आएगी? हाँ, बिकॉज हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे हैं, एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ सकती. Yes. ये चीज जरूरी है लिखना. अगर ये नहीं लिखा ना तो पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहा. गॉट द पॉइंट बेटे? राइट जी. चलिए मुगीस, थैंक यू. अरूज एक आखिरी आप कर दो बेटे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने की कोई रीजन और उससे डिमांड पुल इन्फ्लेशन की रीजन. सर कंजम्पशन इंक्रीज हो जाएगी. या व्हाई कंजम्पशन विल राइज, उसकी रीजन दो. पहला मार्क उस पे मिलेगा. चीजें सस्ती हो जाएंगी तो इसलिए. नहीं प्राइस नहीं बेटे, पूरा एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट करना है. प्राइस तो ऑन द कर्व मूवमेंट करती है. प्लीज. अभी नहीं याद आ रहा. PDPAM का कोई फैक्टर बेटे, इनकम्स, डायरेक्ट टैक्सेस. सर डायरेक्ट टैक्सेस कम हो जाए. यस अब्दुल्ला, डायरेक्ट टैक्सेस कम होंगे, उससे डिमांड क्यों बढ़ेगी? एग्रीगेट डिमांड क्यों बढ़ेगी? बोलते जाओ. सर डायरेक्ट टैक्सेस रिड्यूस होंगे, उससे जो है हमारी इनकम राइज हो जाएगी, उससे जो है डिस्पोजेबल इनकम. यस, डिस्पोजेबल इनकम राइज होगी. वेरी गुड. हाँ जी सर, जिससे डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी तो उससे हाँ, एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन ज्यादा होने से सर एक्सचेंज में डेप्रिसिएशन हो जाएगा. नहीं एक इस तरह नहीं करो. दो चीजों को मिक्स नहीं करो. डायरेक्ट टैक्सेस कम हुए, इनकम टैक्स कम हुआ, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा, दे विल बाय मोर, कंजम्पशन विल राइज. उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी. अगर एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ सकी फुल एम्प्लॉयमेंट की वजह से तो डिमांड फुल इन्फ्लेशन. प्लीज ये लिंक अब क्लियर कर लो. ठीक है, गॉट इट? यस सर. अब देखो कितने बच्चे छोड़ गए बिकॉज आई एम आस्किंग क्वेश्चंस. दिस इज द रॉन्ग अप्रोच. अब देखो 24-25 बचा था और अब सिर्फ 15 बच गए. ठीक है, बिस्मा कुड यू टर्न ऑन योर माइक बेटा प्लीज. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं जल्दी से. ओके, मैं ही बताता हूं बेटे. वो क्वेश्चन करे एक्सप्लेन व्हाई कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में राइज इन अ कंट्री 8 मार्क्स. तो पहले डिफाइन करो
cost push inflation is when cost of inputs या cost of production rises, aggregate supply falls and price level rises. अब उसमें रीजन बताइएगा. Indirect taxes का लगना. Indirect taxes will raise cost of production and aggregate supply will fall, producers will raise the price and cost push inflation will occur. इसी तरह अगर गवर्नमेंट रिमूव सब्सिडी, उससे भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी, एग्रीगेट सप्लाई कम हुई और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. कोई नेचुरल डिजास्टर आया, रॉ मटेरियल्स वगैरह महंगे हो गए उनकी शॉर्टेज की वजह से, तब भी एग्रीगेट सप्लाई बढ़ी और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. So now please everybody do watch this video again. I've found the way of sharing it with you guys. तो जिसने भी अब मुझे कहा, मैं इसको शेयरिंग सबके लिए ओपन कर देता हूँ, आप लोग ये वीडियोस देख सकोगे. The remaining links I'll also post on the Google Classroom. Now I have to rush because I've got a seminar. See you inshallah tomorrow. हमने क्या टाइम किया था बेटे सैटरडे का, कुछ याद है? कुछ चेंज किया था हमने टाइम? सर टाइम हमने नहीं रखा था, हमने सिर्फ डे डिसाइड 6 to 7 था सर. 6 to 7 कर लिया था ना, फ्रॉम 7. यस, 6 to 7 क्लास है. और कल मैं आपको एक पूरा चार्ट कर रहा हूँ, मैप, हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर AS नवंबर इनटेक, कैसे तैयारी आप लोगों ने करनी है. ठीक है, सो डू अटेंड टुमारो. आई विल सी यू एट 6 o'clock इंशाल्लाह. I'm finishing the recording. Allah Hafiz sir. Take good care.